डॉक्टर साहब, राना सलाउल्लाह साहब की जानिब से कहा गया कि बानी पीटीआई माजी में सियासी मुज़ाकरात के हक में थे और ना ही अब दिलचस्पी रखते हैं। देखिए जी, मुज़ाकरात तो इनके होने चाहिए लेकिन होंगे नहीं। कोई उसमें कोई उसके आसार नहीं है। होने चाहिए, होंगे नहीं। और ये मुल्क का इसमें नुकसान हो रहा है। और होंगे इसलिए नहीं कि अनाव का मसला है और तलखियाँ बहुत ज़्यादा हैं। वो जो तजवीज़ आई है कि अख्तर मेगल साहब को और अचकज़ई साहब को और बाकी शख्सियात को दरमियान में आके पहले थोड़ी सी तलखियों को कम करवाना चाहिए। अगर नवाज शरीफ साहब भी उसका हिस्सा बन जाए तो बहुत अच्छा है। जरदारी साहब भी हिस्सा बन जाए और बाकी जो लोग हैं वो भी उसका हिस्सा बने और तलखियाँ ज़रा कम हों। लेकिन ये कि बीच में हर पार्टी के अंदर हॉक्स भी होते हैं और डर्स भी होते हैं, तो वो इसलिए। लेकिन जो खान साहब है वो मेरा नहीं ख्याल कि वो मुज़ाकरात के लिए अब तक तैयार हैं। और उनका कहना ये है कि इलेक्शंस या मैंडेट। बाकी जो मदारिस का मामला है, देखिए मदारिस तो हमारे बड़े ज़बरदस्त हमारे वहाँ के बच्चे हैं, स्कूलों के भी, यूनिवर्सिटीज़ के भी, मदारिस के भी नौजवान हैं सारे। जिसको जहाँ मौका मिले वो पढ़े, ना पढ़ने का मौका मिलता है लोग स्किल्स सीखते हैं। लेकिन ये आप देखें तकसीम ये कोई इस वक्त है ये सारे तनाज़ात छेड़ने का। वो देखें यूनान जाते हुए जो एक सानिया पेश आया, किस कदर अफसोसनाक वाक़या है और जो हालात हैं पूरी दुनिया के। और मैं आपको सिर्फ एक बात, ये सारी बातों से छोड़ के दो बातें। पहली बात तो ये सिस्टम अरेंजमेंट कोलैप्स हो चुका है। अब इसको जितनी देर आपने खींचना है खींचें और मुल्क का नुकसान करें, जब तक ये सारे इसमें स्टेक होल्डर्स बैठ के ये रूल्स ऑफ द गेम जो शाहिद खान अब्बासी साहब लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना, रूल्स ऑफ द गेम्स तय नहीं करेंगे कि आगे कैसे चलना है हमने, तो उस वक्त तक ये मामला। एक बात। दूसरी बात यह है कि आपको एक बड़े रिफॉर्म्स की ज़रूरत है मुल्क को। अगर आगे हमने जाना है जो, तो रिफॉर्म चाहिए आपको। रिफॉर्म्स पुलिस में भी चाहिए आपको, रिफॉर्म्स एजुकेशन में भी। सारे मसाइल, मुल्क में मसाइल का अंबार है। ये हंगर गेम से निकल के अगर हम थोड़ा सा ज़रूर देखें, अंबार है मसाइल का। और उसमें सबसे बड़ा, आप कानून का ख़जाना भी बाहर से लेंगे जब तक आप अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे। अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी, पॉलिटिकल विच हंटिंग नहीं जो होती रही है जब से वो एहतसाब ब्यूरो और फिर नैब और अभी तक हो रहा है। तो जब तक एक प्रॉपर आप एक कोई कायदा कानून नहीं बनाएंगे। कितने दिन हो गए हैं मुझे बताएं कि कोई स्कैंडल नहीं आया। ये कभी आपने सुना है कि प्रेस में एक मुल्क में करप्शन ही निकला है? तो सब अच्छा है कि खबर है, कोई कुछ हो ही नहीं रहा। मतलब आखिरी वो गंदम वंदम की आया था, कुछ हो ही नहीं रहा। मतलब मुल्क में बिल्कुल, अगर आप देखें ना तो दुनिया में करप्शन फ्री अगर कोई मुल्क है ना इस वक्त, मीडिया भी और सोशल मीडिया भी, कहीं कोई स्कैंडल ही नहीं है। भाई ये बात हो रही है, फलां अच्छा है, फलां बुरा है, ये तो पार्टी अच्छी, वो पार्टी, कोई स्टोरी है ही नहीं, कोई स्टोरी नहीं है। आखिर में मुझे याद पड़ता है शायद वो स्टोरीज आई थी, वो ओमनी ग्रुप या पता नहीं क्या बना था कोई, उसके बाद से लेके अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है इस मुल्क में पिछले 10 सालों में। कितने से लोग हैं हम, कितने नेक परहेजगार, कितने जबरदस्त लोग हैं, है ना। कोई हमारे यहाँ करप्शन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो हमें तो करप्शन फ्री इंडेक्स में सबसे ऊपर होना चाहिए ना। वो पता नहीं कौन धांधली करके हमें नीचे फेंक देता है उठा के। ये नहीं, उस इंडेक्स में वैसे ऊपर है हम, माजरत, उसमें हम ऊपर हैं। ये क्या तमाशा लगाया हुआ है। ये इनसे निकल के सब आगे बढ़े बैठ के और मुल्क को इन बुरानों से खट्टे निकालें सारे। और जब तक ये जो रिफॉर्म्स नहीं होती ना आपके अदारों के अंदर, रिफॉर्म्स फिर उसके बाद उनका ताल्लुक फिर आपके जो है वो अकाउंटेबिलिटी से। अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी। एक आदमी बैठे 10 साल से 20 साल से, उसकी 20 साल बाद उसकी डिग्री ना जाली निकलाती है। जी मामला है भाई, क्या तमाशा है। तो इसको एक जगह किसी जगह जाके मुल्क को आगे लगाना है तो लगाए, बाकी ये फरोई मामला है। ये एक बहुत बड़ा इस वक्त पूरी दुनिया में इंतशार और ग्रेट गेम और मुल्क टूट रहे हैं। ये मैं जो मुल्क टूटने की बात कर रहा हूँ ना, ये मैंने पहले भी बात की थी कि मुल्क टूट गया है शाम। उसकी वजह ये थी कि लीबिया टूटा नहीं है। तकसीम मतलब उसकी जोग्राफियाई बॉर्डर्स तो है ना लीबिया के अंदर, खाना जंगी हो रही है, हुकूमत गिर गई, कदाफी चले गए, जो उसका एक जोग्राफी तो है ना। वो जोग्राफी तो नहीं खत्म हुई ना। यमन की जोग्राफी है जो, मैंने ये नहीं कहा कि यमन टूट गया है। मतलब मैं उसको
जो खाना जंगी का शिकार है, या लिबिया जो है वो दो इलाकों में तकसीम है, अलग अलग ही है, लेकिन सीरिया जो है, शाम, वो जुग्राफियाई तौर पे भी टूट गया है। शाम में, इराक में, लीबिया में और यमन में फर्क यह है कि शाम जुग्राफियाई तौर पे टूट गया। शाम उस तरह से नक्शे पे नहीं रहा जैसे नक्शे पे वो था। ये फर्क है। एक इलाके में जो है वो एक कुर्दों का ग्रुप बैठ गया है, दूसरे इलाके में दूसरा कुर्दों का ग्रुप बैठ गया है, एक इलाके में जो है वो मुझे लगता है हमारे पास पेपर्स, कुछ मैप्स शायद कम है, अगर हमारी टीम भेज सके तो मेरा गुमान है कि कोई पाइपलाइंस के वाले 12 मैं अगर वो आ जाते हैं तो दुरुस्त, लेकिन मुझे लगता है कि शायद कुछ कमी है। 12 तो मैं सिर्फ आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जो इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो सीरिया अब नहीं है, ठीक है ना। एक इलाके में आ गए, इसराइल आके बैठ गया। अभी नेतन्याहू के हवाले से खबर आ रही है कि वो मिस्र जा रहे हैं शायद, और वहाँ पे कोई, लेकिन उस खबर की फिर कंफर्मेशन भी नहीं हो रही, फिर उसकी तरदीद भी आई है कि स्पोक्स पर्सन ने, लेकिन शायद क्योंकि जॉन कर्बी ने वहाँ पे कहा है अमेरिका में भी कि डील जो है तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है और हमास के साथ मामला शायद तय हो जाएं, क्योंकि वो जो फिलाडेल्फी कॉरिडोर और जो नातज़िम कॉरिडोर दरमियान में जहाँ पे फ़ौजें मौजूद थी उनके ऊपर इसरार है हमास का, तो वो, लेकिन बातचीत आगे बढ़ रही है। महमूद अब्बास भी शायद काहिरा पहुँच रहे हैं। ये अभी तक, इस कल तक क्लैरिटी आएगी कि ये जंगबंदी का मामला कहाँ तक पहुँचता है, और वहाँ पे हमास का वक्त भी मौजूद है। मिस्र और कतर दोनों बहुत फ़ाल हैं, और वहाँ पर अब ये अगले 1-2 दिन में D8 की समिट भी होने वाली है, डेवलपिंग 8 नेशंस की, जिसमें ईरान के सदर तो जा रहे हैं, वज़ीर ख़ारजा भी जा रहे हैं, यहाँ से गालिबन शहबाज शरीफ साहब भी जा रहे हैं, लेकिन शायद तय्यब एर्दोगन उसमें ना जाएँ और वहाँ से वज़ीर ख़ारजा आएँ तुर्की के। अगर तय्यब एर्दोगन में आते तो एक मौका था जहाँ वो ईरान और तुर्की के दरमियान जो है वो उनके दोनों के सदूर की मुलाकात हो जाती है, लेकिन शायद तय्यब एर्दोगन वहाँ ना जाएँ, शायद चले जाएँ। अभी तक टर्की ने उसको कंफर्म नहीं किया। लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ पे और बताऊँ कि ये जो हुआ है ना, इसमें जो शाम में हुआ है, इसमें एक बात जहन में रखनी चाहिए कि एक तो जो रूस के जनरल हैं 54 साला इगोर किरिलोव, उनको आज जो है वो एक धमाका हुआ है मॉस्को के करीब, और ये जो है ये वहाँ पे जो उनका केमिकल और न्यूक्लियर और बाकी प्लांट्स को हेड करते थे, तो मॉस्को के करीब उनको धमाके में उनकी डेथ हो गई, और साथ उनके माविन की भी डेथ हो गई, और यूक्रेन ने क्लेम किया कि हम उसके पीछे हैं, हमारी इंटेलिजेंस सर्विसेज उनके पीछे हैं। अच्छा, मैं आपको सिर्फ यहाँ पे एक बात बताऊँ कि मैं अगर ये सीरिया में ना बड़ा मुख्तसर सा मैं इसको डिस्कस करूँगा, ज़्यादा इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। अगर हम UAE का बड़ा मुमताज़ जरीदा है द नेशनल को अगर हम उसका 2009 अगस्त 2009 अगर हम यहाँ पे दिखा सकें स्क्रीन पे, तो द नेशनल जो है 2009 में एक खबर दे रहा है, और वो ये कह रहा है कि कतर हैज़ प्रपोज्ड, यहाँ पे मैं तवज्जो चाह रहा हूँ, कतर ने प्रपोज किया है पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन फ्रॉम गल्फ टू, ये है 26 अगस्त 2009, ठीक है। कतर हैज प्रपोज्ड गैस पाइपलाइन गल्फ से तुर्की तक in a sign the emirate is considering the further expansion of exports from the world's biggest gas field, कतर में LNG की सपोर्ट होनी चाहिए। आगे फिर द नेशनल जो है, ये खबर मैं रेफरेंस के तौर पे बता रहा हूँ, आगे फिर नेशनल ही कह रहा है कि जी इसमें ये जो है शेख हमद बिन खलीफा असानी, कतर के जो अमीर हैं उस वक्त के, उन्होंने पिछले हफ्ते कहा, और उनकी टॉक्स किससे हुई हैं? टर्किश प्रेसिडेंट अब्दुल्ला गुल से और वज़ीर आज़म तय्यब एर्दोगन से, वेस्टर्न टर्किश टाउन में, और उसमें ये बात हुई है कि विट इज डिस्कस द मैटर इन फ्रेमवर्क ऑफ कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ एनर्जी। और ये हो रहा है कि आने वाले दिनों में इसमें
ये उनकी एनाटोलिया न्यूज़ एजेंसी ने भी रिपोर्ट किया हुआ है, मैं नेशनल को कोट कर रहा हूँ, 26 अगस्त 2000। अब इसमें स्टिकिंग पॉइंट क्या है 2009 में? 2009 में स्टिकिंग पॉइंट ये है कि कतर से तुर्की की पाइपलाइन जो है, इट कुड बी ट्रांजिट एग्रीमेंट। अगर हम नक्शा भी देखें, अभी नक्शे पे नज़र डाल लेंगे, तो इसको गुजरना पड़ेगा। कतर से तुर्की डायरेक्ट नहीं जा सकते, एक दरमियान में सऊदी अरब से गुजरना पड़ेगा। और पॉलिटिक इसमें जो है विल किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की चाहिए, इन्वेस्टमेंट जो है वो कम्युनिटी इस प्रपोजल को ले, ये मैनेजर अबू धाबी ऑफिस ने इनसे बात की। और दूसरी जो बात है, फिर ये कहते हैं कि सऊदी ऑपोजिशन है इसमें, सऊदी अरेबिया इसको शायद कबूल ना करे कि कतर से वो कुवैत में जाए पाइपलाइन, और फिर जो, क्योंकि देखें ना, वो कतर से वो जाएगी कुवैत, कुवैत से जाएगी शायद सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया से जाएगी वो आगे, तो वो तो फिर उसका जो मेन बेनिफिशियरी है वो तो कतर होगा, तो सऊदी अरेबिया क्यों एग्री करेगा? ये मैं आपको बता रहा हूँ, द नेशनल कोट कर रहा हूँ। और इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो मैप है उसमें भी ये हमें उस पाइपलाइन का पता नहीं, मैप यहाँ पर हमारे सामने है या नहीं, लेकिन वो जो प्रपोज पाइपलाइन है, वो प्रपोज पाइपलाइन जो जा रही है कतर से, वो कतर से पाइपलाइन एक प्रपोज होती है जो कि टर्की तक उसने जाना है, लेकिन वो पाइपलाइन का प्लान इनके बकौल वो नहीं बन पाता। ये दूसरी पाइपलाइन है। अच्छा, इस पाइपलाइन को देखें, ये जो पाइपलाइन है ये नब्यूको गैस पाइपलाइन है। ये नब्यूको गैस पाइपलाइन जो है ये आज़रबाईजान से शुरू होती है, उसके बाद ये आर्मीनिया में से नहीं, आर्मीनिया से नहीं गुजरी, ये जॉर्जिया से गुजर रही है, फिर उसके बाद ये टर्की में आ रही है, फिर ये जनाब बल्गारिया में जा रही है, फिर रोमानिया में जा रही है, हंगरी में, यानी ये जो है ये कैस्पियन सी से डायरेक्ट इसने जाना था जो है वो यूरोप तक। अच्छा, लेकिन इसने जाना क्यों था? इसने जाना इसलिए था, ये जब प्लान स्टार्ट हुआ था तो इसका मकसद ये था इस प्लान का कि रशिया बाईपास हो जाए और कैस्पियन से एक पाइपलाइन बिछे जो रशिया को बाईपास करते हुए, और ये प्लान चल रहा था क्योंकि मतलब ये ज़हन में रखें कि सारा जो खेल है उसके पीछे कहीं ऑयल एंड गैस ज़रूर है इस पूरे खत्ते में। तो उस वक्त ये प्लान था कि जी ये एक पाइपलाइन बनेगी, नब्यूको पाइपलाइन, और इस नब्यूको पाइपलाइन में जो है वो जो है इसको रशिया को इसमें बाईपास करना है। जिस किसी ने देखना है तो वो मिसाल के तौर पे ये 8th स्लाइड, अगर मैं 27 जनवरी 2009 को चला जाऊं तो यूरोपीय यूनियन फ्रांस 24, यूरोपीय यूनियन बैक्स नब्यूको पाइपलाइन टू गेट ऑफ रशियन गैस। अभी जॉर्जिया में हंगामे हो चुके हैं शुरू, ठीक है, जॉर्जिया में हंगामे शुरू हो चुके हैं, और जॉर्जिया और ये नेटो का फड्डा हो चुका है, यूक्रेन में भी होना है 2014 वाला फड्डा, लेकिन दरमियान में यूरोप ये सोच रहा है कि किस तरह से हम एक गैस पाइपलाइन लेकर आए जो कि डायरेक्ट मॉस्को की डिपेंडेंसी खत्म हो जाए, मॉस्को के हम डिपेंडेंट ना रहें। अच्छा, बशारुल असद जो हैं वो 2011 में, जो जनवरी 2011 है, उसमें वो ये बशारुल असद एक 4 सीज स्ट्रेटेजी दुनिया के सामने लाते हैं कि शाम में ज़्यादा गैस तो नहीं है, ना ऑयल है मगर इतना नहीं है जितना आसपास के मुल्क, लेकिन शाम की स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी है कि 4 सीज स्ट्रेटेजी है कि कैस्पियन भी है, ब्लैक सी भी है, मेडिटेरियन भी, और पर्शियन या अरेबियन सी भी है। तो इनके दरमियान वो उसको कहते हैं 4 सीज स्ट्रेटेजी। 4 सीज के 4 समंदर हैं, ठीक है, और उनके दरमियान जो, चूंकि सीरिया की बड़ी एक इंपॉर्टेंस है, तो हम यहाँ से मुख्तलिफ पाइपलाइंस को हम यहाँ से बनाते हैं। और ये मैं यूपीआई, ठीक है, इसको मैं कोट कर रहा हूँ कि ये जनवरी 2011 4th स्लाइड, सीरियाज असद पुशेस 4 सीज स्ट्रेटेजी। मैं रेफरेंस लिए दे रहा हूँ कि जिसने डिटेल में पढ़ना हो फिर इसको पढ़ ले, कि सीरिया जो है वो ये कहता है ईरान जरा बुलाए, वो ये कह रहे हैं कि जी एक ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पे एक 4 सी स्ट्रेटेजी बननी चाहिए, और वो 4 सी स्ट्रेटेजी जो है वो उसमें ये 4 जो समंदर हैं उनके दरमियान सीरिया मौजूद है, तो 4 सी स्ट्रेटेजी हमारी आनी चाहिए। ये 4 सी स्ट्रेटेजी की वो बात करते हैं, इसके 2 महीनों के बाद खाना जंगी शुरू हो जाती है शाम में, और खाना जंगी शुरू हो जाती है, और खाना जंगी शुरू होने के बाद जो है
वो वहाँ पर उसके बाद वो खाना जंगी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। 2013 में क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर एक बड़ा ज़बरदस्त मजमून शाया करता है, सीरिया द एनर्जी क्रॉस रोड्स दैट नेवर वॉज। यानी ये वो मुल्क है जो अपने आप को कहता था कि एनर्जी के हम क्रॉस रोड्स पे हैं, लेकिन ऐसा कोई क्रॉस रोड नहीं था, कोई फोर्सेस स्ट्रेटजी थी ही नहीं। और एक जमाने में बशार अल असद जो कहते थे कि फ्यूचर हब बनेगा ऑयल ट्रांसपोर्ट का और यूरोपियन मार्केट्स तक लेके जाएंगे, 2.5 साल की सिविल वॉर में तो ये प्लान तबाह बर्बाद हो चुका है। ये है क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर 13 सितंबर 2013।